Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 5th चैप्टर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट। अब मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले एक और वीडियो बना चुकी हूं मैं जो आपके सामने आ चुकी है, नहीं देखी है तो फट से जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। उस वीडियो में हमने कवर किया था मार्केट का मतलब, ठीक है, और अलग अलग लोगों का मार्केट को लेके क्या परसेप्शन है, प्लस मार्केट का डायनामिक्स कैसे चेंज हुआ है आज की डेट में। और बहुत सारे वहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, ऐसे एग्जाम्पल्स जिनसे आप रिलेट कर पाएँ, तो वो वीडियो देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। रीज़न बीइंग वो आपके पूरे चैप्टर में काम आएगी जहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये 5th चैप्टर है, दैट मीन्स 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी चैप्टर स्किप किया है या कोई वीडियो नहीं देख पाए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, सारी आराम से बैठ के देख लीजिए, ठीक है। अब शुरू करें ये वाला टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कि जो मार्केट वर्ड है ये आया कहाँ से, ठीक है, क्यों आया, क्या मतलब था इसका, डिफरेंट ऑथर्स मार्केट के बारे में क्या बात बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स, मतलब पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केट्स कैसे हुआ करते थे, फिर मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न मार्केट्स कैसे हुआ करते थे, एंड देन आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स कैसे हुआ करते हैं। तो पूरी उनकी जर्नी दिखाएंगे स्क्रैच से, जहाँ से वो शुरू हुए थे वहाँ से लेके आज की डेट में हम कैसे मार्केट्स को ऑपरेट करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वो सारी चर्चा हम इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। सो इट माइट बी अ लेंदी वीडियो, मतलब ऐसे मानिए 1 घंटे तक तो जाएगी आई गेस, ठीक है। तो आराम से बैठ के देखना तसल्ली से, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, मार्केट के इंट्रोडक्शन से पहले देयर इज दिस टर्म जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज बार्टर सिस्टम। आई होप ये टर्म आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, 9th में या 10th में आई गेस, ठीक है। उसके बाद शायद 11th में भी इसके बारे में बात हुई है, मनी चैप्टर में, या 12th में होगी, शायद 12th में होगी। मनी चैप्टर शायद 12th में आता है, तो वहाँ पे यू विल टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम। तो इसलिए बेटर है मैं अभी तुम्हें अच्छे से इसको समझा दूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को बार्टर सिस्टम का मतलब नहीं पता है, यहाँ देखिए बचपन में क्या होता था, ऐसे इमेजिन करिए, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, माई नेम इज पायल, माई ब्रदर्स नेम इज पवन। हमारे पूरे परिवार में जितने भी बच्चे हैं ना, सबका नाम पी से स्टार्ट होता है, दैट्स आवर स्पेशलिटी, और हमारा सरनेम भी पी है, दैट इज पोपली। सो ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, और बचपन में हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। किस मामले में? लेन देन के मामले में, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, नहीं चॉकलेट्स क्यों, मेरे भाई को चॉकलेट्स पसंद ही नहीं है। मेरे पास पर से 2 समोसे हैं और उसके पास 2 फ्रूटी हैं। फ्रूटी और समोसे का कॉम्बिनेशन कभी ट्राई किया है? बड़ा मज़ेदार लगता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा फ्रूटी में मज़ा आता है समोसा खाने में। तो मेरे पास 2 समोसे हैं, उसके पास 2 फ्रूटी है, हमारे बीच में ट्रस्ट फैक्टर क्या है? निल है। अब मुझे 1 फ्रूटी चाहिए अपने 1 समोसे के साथ खाने के लिए, और मेरे भाई को 1 समोसा चाहिए फ्रूटी के साथ खाने के लिए। क्या समझ में आया? मेरे भाई को 1 समोसा चाहिए फ्रूटी के साथ खाने के लिए, और मुझे 1 फ्रूटी चाहिए समोसे के साथ खाने के लिए। तो हमारे पास 1 समोसा 1 फ्रूटी, 1 समोसा 1 फ्रूटी हो जाएगा। अब ऐसे सिनेरियो में मैंने देखा मेरे भाई के पास 2 फ्रूटी है, तो मैंने बोला चल तू मुझे फ्रूटी दे, मैं तुझे समोसा देती हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैंने बोला तू मुझे फ्रूटी दे, मैं तुझे समोसा दूंगी। तो हमारे बीच में क्या तय हुआ? मैं इनको फ्रूटी देने वाली हूँ, सॉरी समोसा देने वाली हूँ, और ये मुझे फ्रूटी देने वाले हैं। अंडरस्टूड? अब ऐसे में ट्रस्ट फैक्टर तो था नहीं, तो हम क्या करते थे, हम बचपन में ना यूँ करते थे, 1 हाथ दे 1 हाथ ले। बोले तो
पहले मैं दे दूंगी और वो लेके भाग गया तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, या उसने मुझे पहले दे दिया और मैं लेके भाग गई तो मेरे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हम हमेशा जब भी एक्सचेंज किया करते थे तो हम बोलते थे एक हाथ दे एक हाथ ले। बोले तो तू अपने इस हाथ से मुझे फ्रूटी दे रहा है तो मैं इस हाथ से तुझे समोसा दे रही हूँगी, और तो ऐसे में हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, पकड़ने में होगा। वो उधर से समोसा पकड़ेगा, मैं इधर से फ्रूटी पकड़ूंगी, लेके हम फिर अपने अपने काम लग जाएंगे। सो वो एक हाथ ले एक हाथ दे की कॉन्सेप्ट को ही हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बोले तो दो लोग जो आपस में गुड्स का एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सचेंज करने की जरूरत क्या है, अपने पेरेंट्स के पास जाके 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो और उससे तुम फ्रूटी या समोसा खरीद लो। तो बेटा बार्टर सिस्टम तब एग्जिस्टेंस में था जब मनी की कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करती थी, जब करेंसी होती ही नहीं थी। देयर वाज अ टाइम जब ये पैसे, नोट, करेंसी, बिटकॉइन, कॉइन्स, ये सारी चीजें नहीं थे एग्जिस्टेंस में। ऐसा भी समय था, ठीक है। बिल्कुल जब हम आदि मानव के स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में आए थे ना, तब हमारे पास ये करेंसी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता था। जो चीज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तुम हमें दे दो, जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो इसके पास 2 फ्रूटी, मेरे पास 2 समोसे, एक समोसा मेरे पास एक्स्ट्रा, एक फ्रूटी उसके पास एक्स्ट्रा है, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। आई गॉट 1 समोसा 1 फ्रूटी, ही ऑल्सो गॉट 1 समोसा 1 फ्रूटी। सो ये था क्या हमारा बार्टर सिस्टम। बोले तो एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ से तू मुझे कुछ दे, दूसरे हाथ से मैं तुझे कुछ दूंगा, एक हाथ से मैं तुझे सर्विस दे रहा हूँ, दूसरे हाथ से तू मुझे सर्विस दे। और ये कब होता था, जब मनी की कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करती थी। तभी जब 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में तुम मनी चैप्टर पढ़ोगे तो मनी पढ़ने से पहले तुम्हें बार्टर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था और आज की डेट में मनी की करेंसी की वैल्यू आई है। इसके बाद बहुत लंबी जर्नी देखी है हमने। लाइक पहले गोट्स वोट्स को एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया करते थे, मतलब पेट एनिमल्स को। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन्स को, फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन्स को, फिर मेटल कॉइन्स को, फिर नॉर्मल वाले कॉइन्स आ गए, फिर नोट्स आ गए, फिर प्लास्टिक मनी आ गई और आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। तो एक पूरी जर्नी देखी है मनी ने, बट वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। हमें बस इतना समझना था कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था और उसके बाद मनी की कॉन्सेप्ट आई, उसके बाद करेंसी की कॉन्सेप्ट आई, जो कि एक्सचेंज में हमारी मदद करने लगी कि अब आपको दूसरे इंसानों के साथ ऐसे गुड्स एक्सचेंज नहीं करने पड़ेंगे। यू कैन डायरेक्टली गो टू अ शॉप एंड यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू वांट। ठीक है, आया समझ? सो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी या फिर मनी। ठीक है, ओके फिर बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया मनी ने, तो आज की डेट में मनी वाली एक्सचेंज चलती है। मतलब आपको जो भी खरीदना होता है आप मनी के एक्सचेंज में खरीद सकते हो। वन थिंग, पहले जब हम मार्केट के बारे में बात करते थे, पहले के ज़माने में जब हम मार्केट के बारे में बात करते थे तो हमारे दिमाग में आते थे ऐसे मार्केट्स जो कि पीरियोडिकल रहते थे, स्पेसिफिक प्लेसेस पे रहते थे, और अगर हम आज की डेट में मार्केट के बारे में बात करें तो आज डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। आज मार्केट वहाँ है जहाँ बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, जहाँ पे कस्टमर्स हैं। ध्यान दीजिएगा इन दोनों चीज़ों पे, क्योंकि अभी हम जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले ना वहाँ पे इसका बहुत मेजर रोल है। आपने कभी अपने एरिया में ऐसे मार्केट्स देखे हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही लगते हैं या एक स्पेसिफिक जगह पे ही लगते हैं? मैं आपको, अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप समझ पाएंगे मेरा ये एग्जाम्पल, अगर नहीं रहते तो आप सुन लीजिए। माइट भी आपके एरिया में भी ऐसा कोई हो प्लेस जहाँ पे ऐसा कुछ होता हो। सो भोपाल में देयर इज़ दिस मार्केट कॉल्ड बिट्टन मार्केट। ठीक है, कोई इसे बिट्ठल मार्केट बोलता है, कोई बिट्टन मार्केट बोलता है, बट रियल नेम बिट्टन मार्केट है इंग्लिश में, हिंदी में शायद बिट्ठल है।
ठीक है। सो भोपाल में देयर इज दिस मार्केट कॉल्ड बिटन मार्केट। अब यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक एरिया बना हुआ है जो कि कुछ ऐसा है, यहाँ पे थल्ले लगे हुए हैं और यहाँ पे बाइक्स वाइक्स कार वगैरह खड़ी करने की जगह है, मतलब पार्किंग लॉट है, ठीक है। और यहाँ पे इस मार्केट में सब्जी वाले सब्जी बेचने आते हैं और कभी कभी फिश वगैरह बेचने वाले भी मिल जाते हैं, बट वो यूजुअली सब्जी वालों के बीच में नहीं बैठते क्योंकि बहुत स्मेल आती है उसमें, है ना। तो ऐसे पूरे सब्जी वाले बैठे होते हैं सब्जी बेचने के लिए। दैट्स क्वाइट अ फेमस मार्केट। अब उतना ज़्यादा ऑपरेटिव नहीं है आफ्टर कोविड, लेकिन कोविड से पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी। जैसे पुराने एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, मुझे सब्जी मंडी जाना कभी पसंद नहीं था, थैंक्स टू दिस मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में आया कि सब्जी मंडी कितना क्राउडेड प्लेस होता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल जाना पसंद नहीं था, इतना ज़्यादा लोग आते थे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे को धक्के मार मार के चल रहे होते थे। एंड उस टाइम पे हमारे घर में एक रिचुअल था कि सब्जी लेने के लिए सब जाएंगे, ठीक है, मतलब दैट यूज्ड टू बी आवर आउटिंग टाइम। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ सेम चीज़ होती थी, सबके घर वाले जब सब्जी लेने जाते थे तो दैट यूज्ड टू बी देयर फैमिली टाइम टुगेदर, और वो सारे घर वालों को लेके जाते थे सब्जी खरीदने के लिए। आई डोंट गेट इट, क्यों करते हैं लोग बाग ऐसा, बट मेरी मॉम भी करती थी। मेरी मॉम इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी मुझे, मतलब मैं उनको मना करती थी ना, मुझे नहीं जाना है सब्जी लेने के लिए, आप लोग को जाना है तो जाओ। उस टाइम पे हमारे घर में 2 कजन्स भी मेरी रह रही थी, ठीक है। तो वी यूज्ड टू बी लाइक ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6 पीपल, और 6 के 6 सब्जी लेने जा रहे हैं, वाओ। और मैं जब भी मना करती थी, मेरी मॉम, तू मेरी कभी नहीं सुनती है, मैं तेरे को कुछ भी बोलती रहूँ तू मानती नहीं है, तेरे को तो पैदा करके गलती कर दी, ब्ला ब्ला सब, मतलब इतने माओ के ना इतने ड्रामे शुरू हो जाते हैं ऐसे सिनारियों में। तो मेरे को कभी कभी ज़बरदस्ती जाना पड़ता था, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, इतनी ओवर क्राउडिंग होती थी यहाँ पे। बट ये ओवर क्राउडिंग क्यों हुआ करती थी वो आपको समझना है। मेन रीज़न वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि ये डेली लगने वाला मार्केट नहीं हुआ करता था। ये मार्केट हफ्ते में 3 दिन लगता था। दैट यूज्ड टू बी थर्सडे, सैटरडे, एक्सक्यूज मी, एंड आई गेस मंडे। मेरे को तीसरा याद नहीं है अच्छे से, बट मंडे, थर्सडे और सैटरडे ऐसा कुछ लगता था, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन लगेगा, और यही सेम लोग आगे मतलब हफ्ते के बाकी के 3 दिन किसी और जगह पे बैठते थे। मतलब एक और मार्केट है, वो रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ जाके बैठा करते थे। और भीड़ स्टार्टिंग में इसलिए ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि फ्रेश सब्जी सबको चाहिए होती थी। तो स्टार्टिंग में अगर आप पहुंच जाओ 6-7 बजे के करीब तो आपको बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम महंगी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप बहुत लेट जाते हो, मतलब 10:30-11 बजे के करीब जाते हो इस मार्केट में, तो आपको बची खुची सब्जी मिलेगी, लेकिन बहुत सस्ती मिलेगी। तो जिनके घर में भी बहुत ज़्यादा गेस्ट आने वाले होते थे, जिनको बल्क में सब्जी चाहिए होती थी, वो क्या करते थे, वो ज़्यादा लेट जाया करते थे ताकि उनको सब्जी सस्ती मिल जाए। फिर आपको थोड़ा सा चुनना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग क्यों होती थी, क्योंकि ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लगते थे। तो मतलब क्या था, पहले के ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में जो मार्केट्स होते थे वो बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करते थे। वो हर रोज़ नहीं एग्जिस्टेंस में आते थे, वो कभी कभी एग्जिस्टेंस में आते थे, मतलब उनका पीरियड सेट होते थे और उनकी प्लेसेस भी फिक्स होती थी। लाइक मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये बिटन मार्केट में लोकेटेड है, एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई है। हर सब्जी वाले को वहाँ पे बैठने के लिए कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, म्यूनिसिपल वाले एरिया, मतलब म्यूनिसिपल वाले बंदे को, ठीक है। और वहाँ पे वो पूरा मतलब 6 से 11 बजे तक बैठते हैं और अपनी सब्जियां बेच के निकल जाते हैं। सो 2 चीज़ें जो यहाँ पे मेन है समझने लायक, वो क्या है कि ये पीरियोडिकल मार्केट है, डेली बेसिस पे नहीं लगती है, और दूसरी ये स्पेसिफिक प्लेस पे लगती है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पहले के ज़माने में मार्केट्स कैसे होते थे, पीरियोडिकल फेयर्स के रूप में होते थे कि कभी कभी लगते थे, उनके पीरियड सेट होते थे, और दूसरा स्पेसिफिक प्लेसेस से ही ऑपरेट करते थे। बट अगर आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में मानना ऐसे है कि मार्केट का डायनामिक बहुत हद तक चेंज हो चुका है। आज हर वो जगह मार्केट कहलाई जाती है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। पहले मार्केट सिर्फ इन्हीं एरियाज़ को बोला जाता था, लेकिन आज की डेट में बाइंग और सेलिंग जहाँ पे भी हो रही है उस पर्टिकुलर जगह को हम मार्केट बोलना शुरू कर देते हैं। एंड साथ ही साथ जहाँ पे कस्टमर्स हो, बाइंग और सेलिंग तो तभी होगी ना जहाँ पे कस्टमर और सेलर दोनों मिल पाएंगे। तो हर वो जगह जहाँ पे कस्टमर्स पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, उस चीज़ को हम क्या बुलाने लग जाते हैं, मार्केट बुलाने लग जाते हैं, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम और बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी पिक करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स गो टू दिस पार्ट।
जिसमें लिखा हुआ है द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मार्केटस मीनिंग मर्चेंडाइज वेयर ट्रैफिक ट्रेड और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। मार्केट का ये जो शब्द है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, मार्केटस करके जो वर्ड था वहाँ पे, और इसका मतलब होता है जहाँ पे सामान, ट्रैफिक, ट्रेड, प्लेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद गोल्डन डेज में ये बोलते हैं इन ओल्डन डेज बाइंग एंड सेलिंग वाज डन बाय कमिंग टुगेदर एट periodical fairs held at specific places on particular dates। आप पहले के ज़माने में मार्केट उन्हें बोला करते थे जहाँ पे लोग आते थे, मिलते थे पीरियोडिकल फेयर्स पे, और वो स्पेसिफिक प्लेसेस पे, स्पेसिफिक डेट्स पे ही लगती थी। वो हमेशा नहीं लगती थी, 24/7 नहीं रहती थी वहाँ पे, वो कहीं कहीं, कभी कभी, कहीं कहीं स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही लगा करती थी, उसे मार्केट बुलाया जाता था। इन द डेज ऑफ बार्टर सिस्टम द एक्सचेंज वाज ऑफ गुड्स विद गुड्स ओनली। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के बदले में ही होता था, और उसके बाद मनी की कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ और मनी को हमने एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था और आज की डेट में मनी हुआ करती है, और ये स्पेसिफिक प्लेसेस पे पीरियोडिकल फेयर्स हुआ करते थे जो कि पर्टिकुलर डेट्स पे ही लगते थे। ओके, उसके बाद दे से they are responsible for making the economy strong and stable in itself is a very dynamic concept। मार्केट हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाने का काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, और एक बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये। Market has been steadily acquiring greater dynamism and robustness even since its evolution. Different authors have tried defining it differently. It has grown and changed over the period of time and still the process is in the progress। ये बोलते हैं बहुत सारे authors ने अलग अलग definitions दी हैं इनकी, और मार्केट जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ये ग्रो कर रहा है, तब से ये चेंज हो रहा है, और अभी भी देखा जाए तो इसने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। अभी भी देखा जाए तो इसने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, जहाँ से शुरू हुआ था आज की डेट में उससे बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन स्टिल प्रोसेस में है और चेंजेस भी ला रहा है। तो प्रोग्रेस, प्रोसेस, दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। प्रोग्रेस कर चुका है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस करे ही जा रहा है, उस प्रोसेस में है। सो ये हमारा है मार्केट। अब यहाँ से हमें आगे का डिस्कस करना है। ये क्या बोल रहे हैं, द कॉन्सेप्ट्स पर्टेनिंग टू मीनिंग ऑफ मार्केट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बीइंग ट्रेडिशनल मार्केट्स, और कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इस क्लासिफिकेशन को मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, और मेरे साथ ये जो फ्लो चार्ट मैं बनाने वाली हूँ प्लीज़ बनाते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये। ठीक है, तो हम मार्केट को 3 पार्ट्स में बाइफिकेट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट, और ये होगा हमारा थर्ड पार्ट। अब इनमें आएगा क्या क्या वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट। जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मार्केट, और थर्ड को हम बोलते हैं ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है उसको हमने फर्दर बाइफिकेट किया 2 पार्ट्स में। वन विल बी प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और दूसरा होगा पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या समझे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 फेजेस हैं मार्केट के, 3 पार्ट्स में हम उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जो था उसे हम बुला रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट, सेकेंड फेज जो है उसे हम बुला रहे हैं मॉडर्न मार्केट, और थर्ड जो फेज है उसे हम बुला रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में। वन विल बी कॉल्ड एज प्री इंडस्ट्रियल मार्केट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केट, और दूसरा बुलाया जाएगा पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केट। अब इनमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ किस में कवर की गई है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आपको ना इसके आगे भी, क्योंकि बाइफिकेशन है ना, तो उसके लिए
इसको रब करके इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। अगर आपको लग रहा है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रिबल कर लीजिए जल्दी जल्दी। इट्स प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केट, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जगह IR लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। चलो अब किस मार्केट की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। सो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्केट में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स नहीं होती थी, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। इस मार्केट की खूबी होती थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। ये फ्लो चार्ट अगर आपने मेरे साथ बना लिया तो आपको ऐसे मानिए 4-5 पेजेस की कॉन्सेप्ट एक फ्लो चार्ट से ही समझ में आ जाएगी। पेजेस की कॉन्सेप्ट, पेजेस की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट आइटम ज़्यादा हुआ करती थी। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ऐसा तरीका नहीं हुआ करता था बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं हुआ करता था। एंड एट द सेम टाइम स्पेस कम पड़ रही है हमें, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही मार्केट लगती थी, स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही मार्केट लगती थी। और यूजुअली ये स्पेसिफिक प्लेसेस नेबरहुड में हुआ करती थी, ठीक है, ये स्पेसिफिक प्लेसेस नेबरहुड में हुआ करती थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रब करके छोटा कर रही हूँ ताकि आगे का कंटेंट लिखा जा सके। प्री IR, पोस्ट IR, ठीक है। आया इतना समझ में आया? दोबारा से समझिए, ट्रेडिशनल में प्री IR मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ करता था, मैन्युफैक्चर्ड आइटम ज़्यादा नहीं हुआ करता था, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पे ज़्यादा फोकस था। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, स्पेसिफिक प्लेसेस पे मार्केट लगती थी। और ये स्पेसिफिक प्लेसेस यूजुअली जैसे मान लीजिए फार्मर्स आए हैं, फार्मर्स अपने घर के आसपास ही जो जगह होंगी वहाँ पे अपने जीरी वगैरह को डाल देंगे, तो नेबरिंग एरियाज़ में ही आपके मार्केट्स लगा करते थे। जहाँ पे प्रोडक्शन होता था उसके नेबरिंग एरियाज़ में ही क्या होते थे, मार्केट्स लगते थे। ये स्पेशलिटी थी प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मार्केट्स की, जिनको हम ट्रेडिशनल मार्केट्स भी बोलते हैं। पोस्ट IR की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स बनने लग गई। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि मार्केट्स का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स भी मिल सकती हैं। सो डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स मिल रही थी, रीज़न बीइंग इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो आपको जो भी बेसिक हाथ से बना हुआ होता था वो सब मार्केट में मिल जाता था। बट क्योंकि अब इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो आपको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फेज़ 1 जो कि ट्रेडिशनल मार्केट से रिलेट करता था। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड हमारा फेज़ जो कि है मॉडर्न मार्केट्स का। अब मॉडर्न मार्केट्स क्या बोलते हैं? मॉडर्न मार्केट्स बोलते हैं कि भैया मार्केट वो नहीं है जहाँ पे कोई इंसान लाके सामान रख दे, मार्केट वो जगह है जहाँ पे कस्टमर हो, कस्टमर की वजह से बाइंग और सेलिंग हो पाएगा और इसी की वजह से मार्केट बन पाएगा। सो इन्होंने मार्केट की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट किया या फिर बोल सकते हैं उसमें चेंजेस लाए, और इन्होंने बोला कि मार्केट वो जगह नहीं है जो स्पेसिफिक प्लेसेस पे लगे, नेबरहुड में लगे, मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो या नहीं हो, वो सब मैटर नहीं करता उतना जितना कस्टमर्स मैटर करते हैं। वो आइटम्स तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो क्या वो चीज़ मार्केट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो मेन है मार्केट कस्टमर से रिलेटेड।
और कस्टमर की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं उनको हम सीमित नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं होती, वो तो कहीं पे भी कैसे भी मतलब कैसी भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है। सो हर वो जगह जहाँ पे कस्टमर बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए तैयार हो, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोल देते हैं, मार्केट बोल देते हैं। और इसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया हमारी ई कॉमर्स की डेफिनेशन ने। इसने बोला मार्केट वो जगह है, या फिर इट कैन बी योर हाउस ऑल्सो, अगर आप कहीं पे भी कोई चीज़ परचेज और सेल कर पा रहे हैं तो। और कहने का मतलब है जैसे हम घर पे बैठ के मोबाइल फ़ोन में क्लिक कर करके कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ बेच देते हैं, ये भी हमारा क्या है, मार्केट है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इंटरनेट। और ई कॉमर्स के साथ देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ ई बिजनेस की कॉन्सेप्ट। अब ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, ये एक वीडियो मैं बनाऊंगी इस वीडियो के जस्ट बाद, तो वो आराम से देख लेना, यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। बट फिलहाल मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, क्या बता देती हूँ, दैट हमारा जो ई बिजनेस होता है वो एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर हमारा आ जाता है प्रोडक्शन वाला काम और कॉमर्स वाला काम। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम चलेगा, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेडिंग और ये सब एंसिलरी टू ट्रेड वो सारी चीज़ें करेंगे, तो मतलब बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, दैट्स इट। ये दोनों चीज़ें बिजनेस में आती हैं, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में इनिशियल चैप्टर में। सो ई बिजनेस एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, वेरस ये जो दोनों हैं ये इसके बीच का पार्ट है, मतलब इससे छोटी कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखिए अगली वीडियो। ठीक है, चलिए एक बार लास्ट टाइम फिर से आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे टेक्स्ट पे। हमने मार्केट को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट विल बी नोन एज ट्रेडिशनल मार्केट, अनदर वन विल बी नोन एज मॉडर्न मार्केट, और लास्ट हमारा कहलाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या फिर ई कॉमर्स। अब ट्रेडिशनल मार्केट को हमने फर्दर बाइफिकेट किया है प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्या खास बात है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी थी नहीं। एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट आइटम ज़्यादा हुआ करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना कुछ खास था नहीं, और लोग बाग क्या करते थे, स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही उस मार्केट को लगाते थे, और हर पर्टिकुलर आइटम के लिए अलग मार्केट हुआ करती थी। ये भी एक स्पेशलिटी है उसकी। फर्स्ट से सब्जी मंडी में ही, मतलब सब्जी मंडी में ही मिलेगी, अनाज मंडी में ही मिलेगा, फिश मंडी में ही मिलेगी, ऐसे हुआ करता था। वो भी हम बात करेंगे अभी हम जब टेक्स्ट पे जाएंगे। तो स्पेसिफिक प्लेसेस पे स्पेसिफिक आइटम्स मिला करती थी, और ये यूजुअली नेबरिंग एरियाज़ में ही हम बेचा करते थे, मतलब आसपास ही बेचा करते थे, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने का कोई मीन्स नहीं हुआ करता था। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई थी तो मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स भी आपको मार्केट में मिलने लग गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे सेकंड फेज के बारे में, जो कि था मॉडर्न मार्केट की कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने बोला कि मार्केट हर वो जगह है जहाँ पे कस्टमर पाया जाता है, क्योंकि कस्टमर की कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है नहीं, यहाँ से उस पर कोई लिमिट है नहीं, इसलिए हर वो जगह जहाँ पे वो बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए तैयार हो उसको हम मार्केट बोल देंगे। तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए मार्केट के, मतलब आपको पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो गया। पहले मार्केट आप स्पेसिफिक प्लेसेस से एसोसिएट कर रहे थे, नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस एज सच। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने तो उसको और ज़्यादा बना दिया वेग। उसने बोला कि भैया हर वो जगह जहाँ पे बैठ के कस्टमर अपना आइटम खरीद या बेच पाए, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम बोल देंगे मार्केट। तो वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। आया इतना समझ में? चलें अब हम टेक्स्ट पे, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल मार्केट्स में the concept of a traditional market corresponds to the early production phase where there was a general scarcity of manufactured goods in the market. Where there was what? General scarcity of manufactured goods in the market. जब मार्केट में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की स्कैरसिटी थी, मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे, कमी थी। द फेज ऑफ प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कौन सा फेज था? प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज था। वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एग्रीकल्चर कम हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। जब वर्ल्ड एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी कहलाया जाता था, विद नो एलैबोरेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोई ढंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। The agriculturalist, whether he produced corn or cotton, meat or butter, disposed of the surplus in his immediate neighborhood.
कोई भी फार्मर या फिर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट जो कुछ भी बनाता हो, चाहे कॉर्न बनाता हो, चाहे कॉटन बनाता हो, चाहे मीट बनाता हो, चाहे बटर बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, जो भी सरप्लस अमाउंट होता था ना मीट का, कॉर्न का, किसी भी चीज़ का, वो अपने इमीडिएट नेबरहुड में डिस्पोज ऑफ कर देता था, अपने बगल में ही जाके कहीं गिरा देता था कि भैया जिसको लेना है ले लो, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाया करता था। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, at every point where a specific commodity is concentrated for sale is a market is found. At every point where a specific commodity is concentrated for sale, a market is found. ये definition दो नीचे दी गई है लेकिन है बहुत important. ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, मार्केट का क्या मतलब है, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट के फर्स्ट फेज में मार्केट का क्या मतलब है, ऐसी प्लेस जहाँ पे एक कमोडिटी की कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, किस लिए, सेल करने के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम मार्केट बोल देते हैं। ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे एक कमोडिटी की कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, मतलब बहुत मात्रा में वो पर्टिकुलर चीज़ पाई जाती है सेल करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो इनके लिए मार्केट वो जगह है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ पाई जाती है, क्या पर्पस होता है, सेल करने के लिए, ठीक है। सो ये 3-4 वर्ड ज़रूरी हैं। एट एवरी पॉइंट, कॉन्सेंट्रेटेड, किस लिए, सेल के लिए, मार्केट हम बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अनाज को गिराया हुआ है, एक ही जगह पे सेल करने के लिए बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन में अनाज को गिराया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोल दिया जाएगा, मार्केट बोल दिया जाएगा। चलिए, द डेफिनेशन गिव्स द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द मार्केट, द एम्फेसिस इज ऑन प्लेस, the goods available for sale are bought to a specific place and the buyers of those goods reach those places for buying them. जो goods होते हैं वो सेल के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे ला दिए जाते हैं और बायर्स वहाँ पे आते हैं उन्हें खरीदने के लिए। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ है जिस पे एम्फेसिस किया गया है वो है प्लेस, और दूसरा क्या है, डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज सच एज वेजिटेबल मार्केट, food grains market, etc. Traditional market concept focuses that market means a place only where actual buying and selling takes place. So दो चीज़ों पे जिन पे इन्होंने फोकस किया हुआ है, one is specific place और दूसरा क्या है, हर कॉमोडिटी के लिए अलग सी मार्केट होती है। जैसे कि सब्जी के लिए सब्जी मंडी, अनाज के लिए अनाज मंडी, फिश वगैरह के लिए फिश मंडी, शायद ऐसी कुछ चीज़ होती होगी, तो फिश मार्केट बोल सकते हैं उसे, मच्छी बाजार, यस दैट्स द करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो ऐसे हर एक कॉमोडिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, प्लस स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ पाई जाती हैं, ओके। नेक्स्ट ये बोलते हैं, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशली इन द 50s एंड 60s द साइज एंड कैरेक्टर ऑफ द मार्केट्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड चेंज एनॉर्मसली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए थे। पूरे वर्ल्ड में मार्केट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, साइज थे, ये सारे बदल गए थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैज इंटेंसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, टाइम के साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती गई, इंटेंसिफाई होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। क्वांटिटी के चक्कर में, क्वालिटी के उसमें, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के उसमें, कंपटीशन में, अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर, इमर्जेंस ऑफ लॉज एंड एनैक्टमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट। मतलब अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं था, क्वालिटी क्वांटिटी इतने ज़्यादा मेन चीज़ें नहीं कंसिडर किया करते थे, बस सामान होना चाहिए, दैट्स इट। बट अब क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाई होती गई तो लोग क्वांटिटी का ध्यान रखने लग गए, लोग क्वालिटी के बारे में बात करने लग गए, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलने लग गए। इससे पहले उन्हें प्रोडक्ट्स मिल पा रहे थे, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर देम, बट अब उन्हें वेराइटी मिलने लगी, उसमें कंपटीशन बढ़ गया, अलग अलग लोग इंडस्ट्री सेट करके प्रोडक्शन करने लग गए, अवेयरनेस होने लग गई कंज्यूमर्स के पार्ट पे, एंड कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस तक बनने लग गए थे। तो इतना चेंज आ गया था ट्रेडिशनल में ही, ठीक है। Then they say all this gradually compelled manufacturers and industries to produce what the consumers wanted. ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं
फैक्ट्रीज को और मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर किया कि आप वो प्रोडक्ट बनाइए जो कि कंज्यूमर को चाहिए। भैया कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में सतर्क हो गया, कंज्यूमर के लिए राइट्स मतलब लॉज बनने लगे उनके प्रोटेक्शन के लिए। एट द सेम टाइम कंपटीशन बढ़ने लग गया। जब कंपटीशन बढ़ता है तो उस टाइम पे कंज्यूमर भगवान बन जाता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए वही बनाओ, तभी हम इस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। पहले तो यूं था, मोनोपोली थी, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो घर को जाओ, ये होता था एटीट्यूड सेलर्स का। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हो गए हैं तो ऐसे सिनेरियो में बाकी सारे सेलर्स को बीट करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। और वो डिफरेंट क्या हो सकता है कि आप कंज्यूमर की मनपसंद की चीजें बनाइए ताकि कंज्यूमर खुद ही आके बोले कि चलो मैं तुमसे प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ। ठीक है, तो अब ज्यादातर लोग कंज्यूमर्स क्या चाहते थे वो पर्टिकुलर चीज पे काम करने लग गए। दस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मोर साइंटिफिक अप्रोच इमर्ज, रीयूनाइट, रिकंस्ट्रक्ट, सेंड। इन द वर्ड्स ऑफ कार्नेट, the term market is not any particular place in which things are bought and sold, but the whole of any region or where buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of same products tend to equality easily and quickly. यहाँ पे भी थोड़े बहुत डायनामिक्स चेंज हुए थे। यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि अब क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ गए हैं, अब क्योंकि ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कंज्यूमर की वांट्स के अकॉर्डिंग बनती है, तो अब हर वो जगह जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती होगी वो पर्टिकुलर जगह हमारे लिए क्या बन जाएगी, मार्केट बन जाएगी। नॉट नेसेसरी कोई स्पेसिफिक प्लेस ही हो। तो ट्रेडिशनल में ही वो जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि स्पेसिफिक प्लेसेस में ही डील करते थे, वो चीज़ यहाँ तक आते आते थोड़ी सी नलिफाई हो गई थी। थोड़ा सा उस पर कम जोर देना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए। Then they say this definition widens the area of a market by advocating market is not restricted to a particular place but to a region. Market एक particular place तक restricted नहीं है बल्कि region में फैल चुकी है। The buyers and seller of the whole region have free access to one another. जो buyers और sellers हैं उस पूरे region के उनको free access है एक दूसरे तक पहुंचने का। This accessibility enables the forces of demand and supply to operate and determine. अब demand and supply भी picture में आ गए हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस होने लग गए हैं, द होल रीजन इज टेकन एज अ प्लेस ऑफ मार्केट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरे रीजन को ही हम मार्केट कंसिडर करना शुरू कर गए। ये समझिए, पहले स्पेसिफिक प्लेसेस को हम मार्केट कंसिडर किया करते थे, अब पूरे रीजन को हम मार्केट कंसिडर करना शुरू हो गए हैं। और फिर हम मॉडर्न में जब जाएंगे तो हर वो जगह जहाँ पे कंज्यूमर पाए जाते हैं उसे हम मार्केट मानने लग जाएंगे। तो मार्केट का साइज भी तो बढ़ रहा है, समझे। चलिए आगे जैसे मार्केट्स ऑफ 70s 80s मॉडर्नाइज्ड वर्जन, जो मॉडर्न मार्केट हमने पढ़े हैं उनके बारे में यहाँ से बातचीत होना शुरू होगी। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। हर एक बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर एंड द कस्टमर्स डू नॉट हैव जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का पर्पस होता है वो होता है कस्टमर्स को क्रिएट करना, और कस्टमर्स की कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। Thus, according to modern thinkers, market further expanded. They stopped treating it as a place and believed strongly that coming together of buyers and sellers living anywhere and transacting purchase and sale of goods is said to be a market. इन लाइन्स पे थोड़ा सा गौर करिएगा क्योंकि ये फर्दर हमें मार्केट की क्लासिफिकेशन को इंटेंसिफाई करते हुए बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं अब मार्केट का जो एरिया था वो और एक्सपैंड करता जा रहा है, जो उसका मतलब था वो और एक्सपैंड करता जा रहा है। इन्होंने मार्केट को अब किसी प्लेस से रिलेट करना छोड़ दिया है, किसी स्पेसिफिक प्लेस से। जैसे पहले हम एक प्लेस से करते थे, स्पेसिफिक प्लेस से, फिर सेकंड वाले में हम रीजन से करने लगे। दोनों ही प्लेसेस के एग्जांपल्स थे ना, तो अब हमने प्लेस से उसे रिलेट करना ही छोड़ दिया है। अब हम मार्केट हर वो जगह को मान रहे हैं जहां पे बायर्स और सेलर्स खरीदने के लिए और बेचने के लिए आते हैं, परचेज और सेल के लिए आते हैं। हर वो जगह हम क्या बोल देंगे, मार्केट बोल देंगे। मतलब कस्टमर्स जहां जहां पाए जाते हैं, कस्टमर जहाँ जहाँ से चीज़ें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, परचेज और सेल वाली एक्टिविटी होती है, बायर्स और सेलर्स दोनों एक जगह वो होते हैं, उस हर एक जगह को हम क्या बोल देंगे, मार्केट बोल देंगे। ओके, तो स्पेसिफिक प्लेस के साथ उसका रिलेशनशिप अब टूट गया है मॉडर्न
कॉन्सेप्ट में। टू सपोर्ट द वाइडर व्यू ऑफ मार्केट, क्लार्क एंड क्लार्क डिफाइंड अ मार्केट एज, in fact for most commodities the market must not be thought as a geographical meeting place but as any getting together of buyers and sellers in person by mail, telephone, telegraph or by any other means of communication। अब कोई geographical meeting place नहीं होगी इनकी, मतलब ज़रूरी नहीं है। It's not like कि normal market को तुम मार्केट बुलाना छोड़ दोगे, नहीं, अब normal market के beyond भी मार्केट की कॉन्सेप्ट हो गई है। तो जो जहाँ पे लोग बाग मिलते थे, जहाँ पे ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस होती थी, वो तो मार्केट रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा हर वो जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बाइंग और परचेजिंग के लिए परचेजिंग और सेलिंग के लिए तैयार हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को भी हम मार्केट बुलाना शुरू कर देंगे। तो वो मेल के थ्रू भी हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू भी हो सकता है, टेलीग्राफ के थ्रू भी हो सकता है, अदर कम्युनिकेशंस के थ्रू भी हो सकता है। मतलब मेल के थ्रू मैं बेचने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ सामने वाला खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए मार्केट कहलाई जाएगी। ठीक है, चलिए एनालिसिस ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो ये बोलते हैं द मार्केट इज नॉट टेकन एज अ जियोग्राफिकल प्लेस बट मीटिंग ऑफ, मार्केट को अब हम जियोग्राफिकल प्लेस से रिलेट नहीं करते बल्कि मीटिंग कराते हैं बायर्स और सेलर्स की एक कमोडिटी के लिए, हु रिमेन्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर्मेट विद ईच अदर। Buyers and sellers are in competition with one another. The place or area can be regional, national or international. तो देख रहे हैं आप कैसे डेफिनेशन एक्सपैंड होती जा रही है मार्केट की। Thus, based on the definition, it can be summarized that a market is atmosphere of a region in which the forces of demand and supply operate directly or by means of any other kind of communication that are sufficient to bring about transfer in the title of the goods, and it does not necessarily mean only a place where actual buying and selling is conducted। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट होती है और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होता है, एंड ज़रूरी नहीं है कि वही प्लेस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लौती प्लेस हो जहाँ पे बाइंग और एक्चुअल बाइंग और सेलिंग हो रही है। ठीक है, सो फिर आ जाता है हमारा थर्ड फेज, दैट इज इमर्जिंग मार्केट्स। ये है ई कॉमर्स वाला पार्ट। ये बोलते हैं द वर्ल्ड टुडे इज चेंजिंग फास्ट, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। समय बदल रहा है, वर्ल्ड बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और ऑब्वियसली इंडिया भी बदल रहा है सबके साथ। Especially after opening up of the economy, the pace of change that India and its people are experiencing in their social cultural milieu is mind-boggling. The profile of the Indian market is vastly different from what it was 10 years ago. Modern business is facing a global competition due to globalization and increased customer expectation due to changes in the technology. Okay, so what they are saying is, पहले के ज़माने में जो मर्जी होता था क्योंकि इंडिया के क्लोज बॉर्डर्स हुआ करते थे। फिर हमने LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो दरवाजे थे वो दुनिया के लिए खुल गए। और उसी की वजह से ऐसा हुआ कि 10 साल के अंदर अंदर हमने इतने ड्रास्टिक चेंजेस देखे इन अ पॉजिटिव वे अपने मार्केट की कंडीशन में। ग्लोबलाइजेशन को थैंक यू बोले तो बहुत सारे बाहर की कंपनीज इंडिया में आने लग गई हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने लग गई हैं, तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम कंज्यूमर की वांट्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके भी ढूंढे जाते हैं। कंज्यूमर के लिए हमेशा बेनिफिट रहेगा ये, क्योंकि उनको वेराइटी मिल जाएगी। लाइक इंडियन प्रोडक्ट्स तो पहले उनको मिलते ही मिलते थे, अब उनको फॉरेन प्रोडक्ट्स में से भी चूज़ करने का मौका मिल जाएगा। और प्लस टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है और उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है हमारे मार्केट्स पे। तो येस इंडीड ये इंडिया के लिए काफ़ी ही चेंज वाला सिचुएशन चल रहा है। For this, business throughout the world is changing in terms of organization, ways of working, use of technology, perspective, scope and outlook. दुनिया का जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का तरीका बदल रहा है, वर्क करने का तरीका बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का यूजेज बदल रहा है, पर्सपेक्टिव जो वो रखा करते थे उनका स्कोप जो होता, आउटलुक होता, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। The world seems to now follow the adage market means people, to quote DYDD, why markets are people with money to spend and desire to spend it. So अब मार्केट की डेफिनेशन क्या हो गई है? मार्केट मीन्स पीपल, मार्केट का मतलब है लोग। मार्केट मीन्स पीपल, मार्केट्स आर पीपल विद मनी टू स्पेंड एंड डिज़ायर टू स्पेंड इट। मतलब मार्केट वो जगह है बेसिकली जहाँ पे लोगों के पास पैसे हैं और लोगों के मन में इच्छा है उन पैसों को स्पेंड करने की। थोड़ा अटरम पटरम वे में दिया हुआ है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इंसान होने चाहिए मार्केट के लिए। ठीक है, मार्केट का मतलब है लोग मतलब वो लोग जिनके पास पैसा है और वो पैसा स्पेंड करने की इच्छा भी है।
ठीक है, उन लोगों के बारे में बात नहीं हो रही जो अंटी में दबा के रखते हैं, नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनके अंदर से इच्छा होती है कि हाँ मुझे वो चीज़ खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो इम्पल्सिव बाय मतलब इम्पल्सिव वे में चीज़ें खरीदते हैं या सोच समझ के खरीदते हैं, लेकिन खरीदते हैं, जिनकी इच्छा होती है चीज़ें खरीदने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ मार्केट ब्रिंग्स फॉर द व्यू ऑन द मार्केट एज पीपल ओरिएंटेड एडवोकेट्स। ये पीपल ओरिएंटेड बना रहे हैं मार्केट्स को, ठीक है, और ये एडवोकेट करते हैं पीपल हैविंग मनी एंड डिजायर टू स्पेंड इट टेकन एज अ मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल विलिंगनेस टू बाय एंड सेल। अगेन जो चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि ये उन लोगों को इंक्लूड नहीं करता या उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो अंटी में पैसे दबा के कोशिश करते हैं कि उनके पैसे बच जाए, जो बहुत ही भूखे किस्म के होते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, लालची, नहीं लालची वोंट बी द राइट वर्ड, जो कंजूस किस्म के होते हैं। कंजूस लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पैसे स्पेंड करने में उत्सुक रहते हैं और पैसे स्पेंड करते भी रहते हैं, अपने जेब से नोट निकालते रहते हैं। Though this definition absolutely ignores the place of activity, ये definition place of activity को completely ignore करती है, because according to them लोग ही सब कुछ हैं और लोग can be anywhere, तो कोई उसका place के साथ relation affiliation नहीं दिखाया है इन्होंने। It seems to be more practical in today's scenario. The people business serves are its market. So basically they are saying कि भैया ये ज़्यादा practical तरीका है बताने का, क्योंकि obviously जब हम इंटरनेट पे सेलिंग और बाइंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई प्लेस है ही नहीं, वहाँ पे लोग ही हैं खरीदने बेचने वाले, राइट। तो ऐसे में लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। The prime force behind this change is the advent of the mass communication. इस particular change के पीछे जो कारण है वो है mass communication. The market is once again emerging as a dynamic and competitive arena where the only thing that is permanent is change. Market फिर से एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है जहाँ पे जो only चीज़ परमानेंट होती है वो होती है चेंज, बदलती रहती है। देयर इज दिस फ्रेज ना कि भैया वक्त हमेशा बदलता रहता है और वक्त ही एक लौती चीज़ है ऐसी परमानेंट वे में जो कि बदलती रहती है, ठीक है। द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज चेंज, ऐसे करके कुछ है। Facing a barrage of new challenges and opportunities, the definition of market seems to have once again undergone a change. The market has evoked unparalleled and easier ways of conducting day-to-day lives, be it business, trade or personal affairs. Business has been a major beneficiary of this boom. सो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ट्रेडिशनल मार्केट में, मार्केट बोले तो स्पेसिफिक प्लेस पे लगने वाली जो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है वो, उसके बाद हमने ट्रेडिशनल मार्केट में सेकंड फेज में देखा कि स्पेसिफिक रीजन में लगने वाली चीज़, फिर उसके बाद मॉडर्न मार्केट में हमने बोला नहीं जहाँ पे लोग होते हैं बस वो जगह, और उसके बाद ई कॉमर्स में हमने वो जगह भी हटा दी, सिर्फ लोगों से उसको रिलेट किया। तो इस तरह से मार्केट के डायनामिक्स हमने चेंज होते हुए देखे, डिफरेंट फेजेस समझ लिए। आई होप आपने मेरे वाला फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया था यहाँ पे दिस वन, ये अच्छे से कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो फट से कर लो और या तो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी तुम्हें ठीक लगे, पर वो स्क्रीनशॉट को दोबारा देख लेना। ये मत करना कि स्क्रीनशॉट इकट्ठे करते जा रहे हो और बाद में देखोगे नहीं। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं, यहाँ की एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है या नेक्स्ट वीडियो देखनी है, दोनों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट गया है तो वो मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। फिर भी कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाओगे, तो जाओगे गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, magnetbrains.com टाइप करोगे तो ये वेब पेज आएगा। यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम, एंड देन क्लिक ऑन दिस क्लास 11th में तुम्हें सारे टीचर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी पायल मैम दिख जाएंगी बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हुए। जो भी सब्जेक्ट देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करना, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में तुम्हें दिखाई देंगे। यहाँ से तुम देख सकते हो हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं, हर लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है, हर लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। जो टॉपिक देखना उस पर क्लिक करना और तुम वीडियो पे पहुँच जाओगे, और वीडियो पे क्लिक करके तुम आराम से उसको देख सकते हो और लास्ट में मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, बढ़िया मार्क्स ला के अच्छा लाइफ में कुछ करके, ठीक है, और हम लोगों को भी खुश करिए इन शॉर्ट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।